अनुज सर, आप पूरा नाम बताएंगे आप अपना? सर थैंक यू सर, अनुज कुमार। ओके, आप रहने वाले कहाँ के हुए? सर रांची के ही है, बिरसा चौक रांची। बिरसा चौक रांची में आप रहते हैं? जी सर। ठीक है। आप ये बताइए कि उड़ान से किस वर्ष जुड़े थे आप? आपको ईयर्स याद है वो? जी सर, 2016, मई 2016। मई 2016 में जुड़े जी। थे। तो वो जुड़ने का प्रोसेस कैसे था? मतलब आप कैसे जुड़े, उड़ान के बारे में कैसे जाने, कोई बताया आपको? वो तरीका थोड़ा बताइए जी कि सर। आपका इनरोलमेंट उड़ान में कैसे हुआ? जी सर, न्यूज़पेपर से मैंने देखा था एडवर्टीज़मेंट, तो मैं फिर ऑफिस गया था, आपके साथ मिला था, फिर ट्यूशन स्टार्ट हुआ था, इंटरव्यू हुआ था, आपने लिया था मेरा। तो जब आप ऑफिस आए थे तो आपको ऑफिस में इनरोलमेंट के लिए इंटरव्यू हुआ था? जी सर। ओके, कितने देर का इंटरव्यू हुआ था आपसे, कुछ याद है? 20 से 25 मिनट चला। 20 से 25 मिनट के इंटरव्यू हुआ था, उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हुआ उसमें? जी। ओके। 2000 कितना बोले आप? 2016। 2016 से सर काम कर रहे हैं, तो 2016 से अगर ये काम कर रहे हैं तो लगभग 8 साल हो गया सर। जी सर। है ना सर? 8 साल से जब आप जुड़े 2016 से अभी तक, तो ऐसा कभी हुआ कि आपको एक भी ट्यूशन नहीं है, या तो ट्यूशन उड़ान से नहीं पढ़ा रहे हैं? नहीं सर, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। 2016 से जब से आप जुड़े तब से आपको उड़ान का कोई ना कोई ट्यूशन आपके पास रहा? रेगुलर ट्यूशन रहा? जी। और हमको याद है सर कि इस 2016 से अभी तक के बीच के ड्यूरेशंस में बहुत समय ऐसा आया जो आपके लाइफ में अप डाउन आया। आपने कोई कंपनी भी ज्वाइन किया, जॉब भी ज्वाइन किए, आपने बीटेक भी किया, एमबीए भी किया। तो सर ये जो दौर रहा आपका, आप जब उड़ान ज्वाइन किए थे उस समय आपकी क्वालिफिकेशन क्या थी? सर मैं बीटेक कर रहा था। उसमें बीटेक कर रहे थे? जी। ओके। और बीटेक करने के बाद, बीटेक के दौरान ही उड़ान आपने ज्वाइन किया? जी सर। उसके बाद बीटेक के बाद कौन सा ईयर में ज्वाइन किए थे उड़ान आप? 2016 में। 2016। कौन सा ईयर था वो? मतलब बीटेक का कौन सा ईयर था आपका? सेकेंड ईयर था। सेकेंड ईयर था। एक बात मुझे याद आ रहा है अनुज सर कि जब आपने ज्वाइन किया था उड़ान, तो बीटेक का कुछ अमाउंट, या तो जो भी अमाउंट है वो कुछ आप शायद लोन लेके पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, फीस भरना था सर, फाइन सेमेस्टर का, फोर तो कुछ घट रहा था तो मैंने आपसे अच्छा, तो आप अनुज सर जो थे ये बीटेक जो कर रहे थे वो ट्यूशन पढ़ाते हुए बीटेक कर रहे थे, तो एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ये जो पेमेंट अपना फी जो भरते थे वो आप उड़ान से अर्न करके भेज? हाँ, अर्न करते थे, फिर फैमिली भी सपोर्ट था। फैमिली भी सपोर्ट था, और उड़ान से जो अर्न करते थे वो भी आप करते थे? ठीक है। तो उस समय जब आप क्या, कितना डेट होता था भरने का? कुछ ईएमआई कटता था आपका या नहीं, भरते थे? सेमेस्टर वाइज था। सेमेस्टर वाइज था? जी। अच्छा, तो उड़ान से आपको कॉपरेशन हो जाता था? जी। फी मिल जाता था टाइम? हाँ, कम से कम 30% हम फीस अरेंज कर लेते थे। अच्छा, मतलब टोटल कॉलेज का फी का 30% फी आप उड़ान और ट्यूशन पढ़ा के कर लेते थे? जी। और ड्यूरेशन कितना होता था? हमको लगता था शाम को पढ़ाते होंगे ट्यूशन? कॉलेज से आके 6 बजे से 8 बजे तक। 6 से 8 पढ़ाते थे? 2 घंटा? 2-3 घंटा पढ़ा के आप 30% ट्यूशन फी निकाल लेते थे? अच्छा, रेगुलर बेसिस से पढ़ाते थे, किसी भी दिन ऐसा नहीं होता था कि छुट्टी है। अच्छा, सिर्फ पर्व त्योहार में ही छुट्टी लेते थे। और उसके बाद ट्यूशन पढ़ाते थे? कोई छुट्टी नहीं। और आपको जहाँ तक हो पाया टाइमली आपको पेमेंट हुआ उड़ान तरफ से? कभी कोई शिकायत रहा कि पेमेंट लेट हुआ, या तो ऐसा रहा? नहीं, कोई शिकायत नहीं रहा। आपको कितने से कितने तारीख तक पेमेंट मिल जाता है उड़ान से? और उसमें तो सर मेरा ही गलती रहता है कि मैं थोड़ा लेट से भेजता हूँ। अच्छा, आपको उड़ान कब तक बोलता है कि आप आके पेमेंट ले लीजिए? उड़ान वाले तो बोलते हैं सर 5 को ले लीजिए, 5-6-7 तक आप मैं तो पेमेंट ले 7-8 तारीख को तो स्लिप ही भेजता हूँ। अच्छा, आप अपने तरफ से डिले करते हैं? मेरा उड़ान तरफ तरफ से से डिले नहीं कोई होता? डिले नहीं कभी रहता। ऐसा भी हुआ कि आपको उड़ान फोन किया कि इस महीना पेमेंट नहीं लिए, आप आके लीजिए? हाँ, हर बार ऐसा ही होता है। हर बार ऐसा ही होता है? जी। तो ऐसा क्यों होता है सर? आप मतलब ट्यूशन फी पढ़ाते हैं आप हैं, मेहनत आप करते हैं, तो फिर ट्यूशन फी लेने में क्यों देर करते हैं? क्योंकि सर पैसा तो मुझे जमा ही करना है, तो घर में रहे या यहाँ रहे बराबर ही है। तो यहाँ रहे तो डर नहीं लगता है नहीं, कोई पैसा डर हो नहीं। जाएगा तो पैसा डूब जाएगा उड़ान? नहीं सर, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक नहीं आया? नहीं। इतना विश्वास है आपको कि जी पैसा सर। यहाँ भी रहेगा तो सेफ है? हाँ सर, सेफ है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो आज आप एक जो अनुज सर से मिल रहे हैं, ये खुद बताए कि 8 साल से ये उड़ान में जुड़े हुए हैं। जब से जुड़े तब तक इनको कभी ट्यूशन ऐसा नहीं हुआ कि ड्रॉप हुआ? 2 ट्यूशन 4 ट्यूशन? सर अभी आपको याद है कभी कि आपके ड्यूरेशंस में आप जब ट्यूशन पढ़ाए तो मैक्सिमम आपको कितना दिया गया ट्यूशन? 4, 5, 6, 7? किसी भी फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में, आपके स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में? कॉलेज में था तो सर 2-3 लेता ही था आपसे।
जॉब में भी था तो 2-3 ही लेता था, फिर जब जॉब छोड़ा हूँ अब तैयारी करा तो ज़्यादा लिया हुआ, 5 अभी तो है सर। 7-8 भी लेते हैं हाँ, ट्यूशन? 7-8 रखा हुआ हूँ। अच्छा, तो आपको कभी ट्यूशन का कमी नहीं नहीं, हुआ? कभी हमको लगता है कि ओवर ट्यूशन जाते ही हाँ, होगा मना ही आपको। करना पड़ता है कि आप सर मना ही कर देते हैं कि हाँ। सर मेरे पास अभी टाइम नहीं है। सैटरडे को जस्ट लास्ट आपसे जो बात हुई थी सर, तो उस दिन ही मना किया आपको, आपने एक बोला कि ट्यूशन सर के लिए- हाँ। हाँ, समय नहीं है आपके पास, ओके राइट। तो सर एक आप ये बताइए कि बीटेक किया, बीटेक के बाद फिर आपने क्या किया? सर पढ़ाई भी कर रहा था, जॉब भी कर रहा था, शाम को ट्यूशन ही पढ़ाता था जॉब से आके। जो आप जॉब कर रहे थे, कोई फाइनेंस कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो एमबीए आपने कब किया था, कौन सा ईयर में कंप्लीट वो हुआ? मैंने सर 1921 में कंप्लीट 1921 का ड्यूरेशन था आपका, हम्म। ओके। तो आपने बीटेक भी किया उड़ान में पढ़ाते हुए, जॉब भी किया 4 साल फाइनेंस कंपनी में, उसके बाद फिर आपने एमबीए भी किया। सर एक चीज़ और है कि आपने जब उड़ान ज्वाइन किया तो काफ़ी लोगों को भी यहाँ ज्वाइन करवाया टीचिंग करवाने के लिए, पढ़ाने के लिए। जी सर। हमको लगता है अपने फैमिली रिलेशनशिप में भी आपने बहुत हाँ, लोगों को मेरे बोला। कज़न्स फिर और भी मेरे जानने वाले सर, मैंने भेजा भी था स्टूडेंट्स को। काफ़ी अनु सर काफ़ी अपने इनके ही परिवार में खुद के परिवार में से 3 से 4 बंदे ऐसे हैं जो जुड़े जो अभी हुए हैं उड़ान से। ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो लोग भी पढ़ाते हाँ, हैं। उनको आप भेजे जी। तो आप उनको क्यों रेफर किए उड़ान के पास? ऐसा क्या लगा कि उड़ान के पास ही रेफर करना है? मार्केट में तो बहुत सारा एजेंसी है जो ट्यूशंस पढ़ा रही है। सर, एक तो हाँ, सर- किसी का नाम नहीं लेते हैं, किसी कौन सा एजेंसी, ट्रस्ट है सब, सबसे बड़ा बात ट्रस्ट होता है। अच्छा, और किस इतना चीज़ दिन का से trust काम होता है? इतना दिन से काम कर रहे हैं, पता है कि कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं, यहाँ से अच्छा, फिक्स पैसा सेफ रहता है और पैसा अमाउंट भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे। ओके। मतलब और एजेंसी से आपको पैसा बढ़िया लगा यहाँ पे जो काम करके, और सेफ लगा, और जो टाइमली पेमेंट होता है वो आपको हो जाता है। चलिए ठीक है। वैसे मैं दूसरे एजेंसी के पास कभी गया ही नहीं हूँ, शुरू अच्छा। से मैं यहीं हूँ, क्योंकि जब टाइम ही नहीं रहा है कि कहीं किसी और जाए। ये चीज़ बड़ा कॉमन होता है कि जो शुरू में उड़ान से जुड़ जाते हैं, जो टीचर जुड़ जाते हैं, पता नहीं उनसे मैं जितना भी टीचर से अभी बात किया हूँ, इंटरव्यू लगभग 8 से 10 टीचर का हो चुका होगा। जब समय मिलता है किसी टीचर्स का, या तो मेरे को तो एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज होता है हम लोगों का, हमारे और टीचर्स के बीच में, तो आज तक सारे टीचर यही बोले कि सर जब उड़ान से जुड़ा एक बार, उसके बाद फिर मौका ही नहीं मिला और समय भी नहीं मिला, और कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि किसी दूसरे एजेंसी पर जाए। चलिए, ये भी आपको ऐसा ही लगा? जी सर। चलिए ठीक है। और ये बताइए कि आप जब ट्यूशन पढ़ाते हैं तो बच्चों को ट्यूशन चूँकि जब चलता है तो डिफरेंट आईक्यू के बच्चे आपको मिलते होंगे पढ़ाने में, डिफरेंट लेवल होता है उनका नॉलेज का और आईक्यू का। तो सर डिफरेंट बच्चों को आप कैसे जज कर पाते हैं, या तो उनको कैसे साइकोलॉजिकली कैसे डील करते हैं कि भाई उसको कैसे मोटिवेट करते हैं? आपका पढ़ाने का तरीका क्या होता है? इस पर थोड़ा आप फोकस बताइए कि किस तरह के बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं, और उनको एक अच्छा रिजल्ट आप कैसे, क्या आपका विधि है, टेक्निक है जिससे कारण आप उसको अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं? क्योंकि जितने बच्चों को आप पढ़ाएं उनका रिजल्ट बेहतर हुआ है, तो आप बताइए इस पे कि क्या तरीका होता है? सर मैं पहले जैसे जाता हूँ तो पहले देखता हूँ कि बच्चे का लेवल क्या है। कुछ जैसे पढ़ने में स्टार्ट करने से पता चलता है कि हाँ इनको कैसे पढ़ाना है, ये किस लेवल पे पहुंच चुके हैं और कहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे किसी बच्चे का बहुत अच्छा ही लेवल है तो फिर उसी लेवल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जैसे बच्चे का किसी का देख रहे हैं कि दिक्कत है, लो क्लासेस, जैसे कि कोरोना में बहुत दिक्कत हुआ है बच्चों लोग का, क्योंकि क्लासेस हुआ नहीं स्कूल में, तो बहुत कुछ छूटा हुआ है। जैसे फैक्टराइजेशन में ही बहुत 10th के बच्चे को भी दिक्कत हो जाता है, तो उस लेवल से स्टार्ट करते हैं कि बच्चे को फैक्टराइजेशन भी पहले सिखा दें। तो आप पहले ये देखते हैं कि बच्चा का लेवल क्या है। जिस दिन जाते हैं आप, बच्चा का लेवल पता चल गया, उसके अनुसार आप जहाँ से लेवल वहाँ से ऊपर करते हैं। जी सर। ओके, ये आपका तरीका है पढ़ाने का। सर तो बहुत सारा समय ये भी होता होगा कि ये तो हुआ कि आईक्यू लेवल पे बच्चा का लेवल क्या है, नॉलेज क्या है। सर कभी कभी बच्चा इस तरह का भी होते हैं, जैसे कोई बच्चा थोड़ा ज़्यादा नोट्रियस होता है, कोई ज़्यादा बातूनी होता है, कोई बहुत सीरियस बच्चा होता है, बहुत कम बोलता है, तो जो साइकोलॉजिकली ये सब बच्चों को आप कैसे डील करते हैं? सर जैसे कि आपने बताया कि आप तो मुझे पता ही है कि आप मुझे 9-10 ही देते हैं। 9-10 में बच्चे काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं, और ऊपर से वो लोग घर में रहते हैं ना कि स्कूल में रहते हैं, जो उसमें कुछ खास बदमाशी करते नहीं हैं। मम्मी पापा बगल में ही रहते हैं तो कुछ खास बदमाशी वैसा करते नहीं है, तो ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है कि सर वो ठीक है, वो तो बदमाशी अपने जगह। जैसे कोई बच्चा है पढ़ाया, होमवर्क नहीं कर रहा है, आप उसको 2-3 बार बोले होमवर्क, तो फिर वैसे कैसे डील करते हैं उन बच्चों के साथ? कोई बच्चा तो बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, लगभग सारा होमवर्क कर लेता है। कोई बच्चा है सर आप बता रहे हैं तो वो नहीं पढ़ रहा है, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा है, होमवर्क नहीं कर रहा है, तो फिर क्या करते हैं आप? तो पेरेंट्स को बोलते हैं सर, अपने लेवल पे पहले चेक करते हैं 1-2 बार क्यों नहीं कर रहा है, फिर थोड़ा बढ़ाते हैं लेवल की, करो, मोटिवेट करते हैं। अच्छा मार्क्स आ जाएंगे, एग्ज़ाम के समय पढ़ना नहीं पड़ेगा, रेगुलर बेसिस पे पढ़ते रहोगे तो इस तरह का मोटिवेशन करते हैं। ठीक है। सर एक जो उड़ान का तरीका है
10th और 12 के बच्चों को हैंडल करने का। तो 10th और 12 में हम लोग थोड़ा स्ट्रैटेजी जो होता है दूसरा अपनाते हैं उनके बोर्ड लेवल को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि एक सिलेबस हम लोग कोशिश करते हैं कि जो बच्चा हमारे पास अप्रैल मई में ज्वाइन कर ले उसका सिलेबस हम लोग नवंबर तक कंप्लीट कर देना। हाँ? उसके बाद हम लोग सैंपल पेपर पे जाते हैं, सैंपल पेपर है ना। कुछ सैंपल पेपर उड़ान भी देता है, कुछ आप लोग खुद से भी वेबसाइट से सीबीएसई का या फिर सीबीएसई का भी मार्केट में अवेलेबल है, कुछ आप लोग भी बनाते हैं। तो उस थोड़ा 10th के बच्चे को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं या तो आप कैसे हैंडल करते हैं वो आप बताइए सर। मैं मतलब वो ड्यूरेशन पूरा जो 1 साल का होता है, जो अप्रैल से सेशन शुरू होता है 10th का और मार्च में खत्म होता है, इन 10th वाले बच्चों को आप कैसे हैंडल करते हैं उनके अच्छे रिजल्ट के लिए? सर मैं तो ऐसा प्रोसेस अपनाता हूँ कि जैसे आज मैंने पढ़ाया, एक दिन का गैप रहता है ये दूसरे क्लास में, तो मैं बोलता हूँ कि इस टॉपिक पे आप 20 सवाल जरूर बनाओ, एक रफ शीट में ही बनाओ, कॉपी में मुझे पता नहीं चलता है कि वो कब का दिखा देगा बच्चा। अच्छा है ना, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि A4 साइज या फिर कोई भी पुराना कॉपी हो, पेज निकाल के बना के दिखा दो 20 सवाल, तो उससे माइंड में रह जाएगा कि आज का पढ़ाया क्या पढ़ाया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे नवंबर में कोर्स कंप्लीट हो जाता है, अगर अप्रैल से ज्वाइन किया बच्चा तो नवंबर में कोर्स कंप्लीट हो जाता है। मैथ साइंस का सिलेबस हाँ नवंबर तक खत्म हो जाता है। जो आप पढ़ाते हैं मैथ साइंस पढ़ा रहे हैं तो मैथ साइंस कंप्लीट करा दिए, जो टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ाता है अपना नवंबर तक आप खत्म कर जी। उसके बाद सिर्फ सैम्पल पेपर पढ़ाते हैं। अच्छा। सैम्पल पेपर बनवाते हैं, जो 2-2.5 घंटा का एग्ज़ाम का होता है क्वेश्चन पेपर, उसको मैं करवाता हूँ 1.5 घंटा में, ताकि एग्ज़ाम दिन लगे ही नहीं कि आज हमको पढ़ने बैठना है, क्योंकि हम डेली सैम्पल पेपर बना रहे हैं, मतलब कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं। राइट। हाँ, तो एग्ज़ाम दिन उसको टेंशन ही नहीं रहेगा कि मुझे फिर से आज बुक खोल के पढ़ना है। वो उस दिन भी 1-2 सैम्पल पेपर बना के चला जाएगा तो एग्ज़ाम निकल ही जाएगा, अच्छे से आ जाएगा। अच्छा, सैम्पल पेपर आप कैसे चेक करते हैं? मतलब उसको बच्चा जैसे आपने 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाया, उसको कुछ समय दे देते हैं कि सैम्पल पेपर बना के लाना जी, उसके बाद दूसरे दिन जाके चेक कर देते हैं, उसमें जहाँ बच्चे को मिस्टेक होता है उसको बताते हैं। अच्छा, और उसमें फिर ये भी बोलते हैं कि टाइम से मतलब टाइम से तो पहले हाँ टाइम से देख के तो आप जैसे भी टाइम कहीं नोट कर लें उसके अनुसार जो 3 घंटे का ड्यूरेशन। मम्मी पापा को बोल देते हैं कि सर थोड़ा देखिएगा कि अपने अंडर में बनवाइएगा। अच्छा, आप गार्जियन को बोल देते हैं कि सैंपल पेपर आप अपने अंडर मतलब अपने सर्विलेंस में आप बनाइए, है ना, आप देखते रहिए, निरीक्षण करते रहिए कि भाई ये बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद फिर आप मार्किंग करते हैं जी, जो बच्चा क्वेश्चन गलत करता है उसको फिर आप बताते हैं। तो ये पूरा दिसंबर जनवरी ही कराते हैं? दिसंबर जनवरी फरवरी भी तो सर। अच्छा हाँ। तो सर बहुत सारा पेपर तो आपको भी भेजा जाता है, पेरेंट्स को भी, मतलब टीचर को भी हम लोग सैंपल पेपर भेजते हैं कुछ, और पेरेंट्स को भेजते हैं, वो भी करवाते हैं जो उड़ान से सैंपल पेपर? हाँ जी जी सर। अच्छा, वो आप करवाते हैं, आप लोग सीरियसली उसको करवाते हैं? ठीक है। और कुछ क्वेश्चन पेपर तो आप लोग खुद से भी बनाते होंगे बच्चों को देने के लिए? तो अनु सर, अभी तक का जो 8 साल का ड्यूरेशन हुआ, 3 से 4 घंटे ट्यूशन आप पढ़ाते हैं जैसा बता रहे हैं, और ऑब्वियसली बच्चा 3 से 4 बजे आता है तो ट्यूशन ही शुरू होता है 4 बजे के बाद से रात के 8-9 बजे तक आप पढ़ाते होंगे। तो ये बताइए कि अभी तक आपने जब उड़ान जब से ज्वाइन किया तो मैक्सिमम अमाउंट उड़ान से आपने कितना रिसीव किया एक पार्टिकुलर मंथ में? याद है कुछ आपको? जॉब में था तो सर कम ही होता था, क्योंकि जॉब भी होता था और ट्यूशन पढ़ाना भी होता था, तो उस समय कम, लेकिन अभी 15-16 हो जाता है। ऑन एन एवरेज 15-16 हम उड़ान से कमा लेते हैं। ठीक है, किसी महीने फेस्टिवल को छोड़, हाँ फेस्टिवल में थोड़ा दिक्कत होता है क्योंकि उसमें बहुत सारी छुट्टियां हो जाती है। अदरवाइज आप 15,000-16,000 अर्ली अर्न कर लेते हैं मंथली। हाँ सॉरी, मतलब 15,000-16,000 मंथली अर्न कर लेते हैं उड़ान होम ट्यूशन पढ़ा के। ठीक है, और किसी ट्यूशन से तो आप जुड़े हुए भी नहीं। ठीक है सर, एक चीज़ आप बताइए कि उड़ान में सबसे अच्छा चीज़ आपको क्या लगा? इस संस्था का सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट आपको क्या लगा फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड, या तो किधर भी कोई भी चीज़ जब आप काम कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से उड़ान में सबसे बढ़िया चीज़ आपको क्या लगा? सर सबसे अच्छी बात है प्रोफेशनलिज्म है यहाँ पे, और सब कुछ टाइम टू टाइम होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि क्लासेस पूरा 31 तक होता है, फिर हम लोग स्लिप भेज देते हैं, तो एक प्रोफेशनलिज्म को ही रिप्रेजेंट करता है, ना कि बीच में किसी से बोला जाए कि आप ये कीजिए। तो मतलब ये जैसे हर एक चीज़ का सिस्टम बना हुआ है ना, मतलब पेमेंट पढ़ाने से लेके पेमेंट रिसीव करने तक का पेमेंट स्लिप बनाने का एक सिस्टम, एक प्रोसेस बना हुआ है। जैसे कंपनी में होता है 31 को क्लोजिंग हो गया, सैलरी आ गई 1 को, उसी तरीके से यहाँ भी 31 को हम लोग क्लोज कर देते हैं किसी मंथ को। ठीक है, चाहे कितना भी क्लास हो 31 को क्लोज, फिर हम लोग पेमेंट स्लिप बना के दे देते हैं कि इतना क्लासेस हुआ है, फिर मुझे आ जाता है। पेमेंट स्लिप के अलावा भी कुछ बनाते हैं? रिपोर्ट कार्ड फीडबैक शीट हम लोग बनाते हैं कि बच्चे का क्या परफॉर्मेंस रहा वीक में, क्या मंथ में टेस्ट कैसा रहा, क्या मार्क्स रहा, वो सब हम लोग। क्या चैप्टर कंप्लीट कराए, क्या चैप्टर्स पढ़ाए। हम लोग का जो तरीका है कि 31 को जो हम लोग या 30 जो भी उस मंथ का लास्ट डे होता है
उस डेट को टीचर्स को बोला जाता है उड़ान की तरफ से कि आपको जो भी महीने भर का क्लास लिए आप उनको भेज दीजिए। अटेंडेंस शीट उड़ान का हर एक पेरेंट्स के पास रहता है। 31 को इन लोग भेज देते हैं। उसके बाद 1 से 5 तारीख के बीच में ये टीचर्स का काम होता है कि जो भी आपने पढ़ाया एक शॉर्ट रिपोर्ट कार्ड बनाना होता है, फीडबैक रिपोर्ट कार्ड हम लोग बोलते हैं। वो हर एक टीचर को उस एक पार्टिकुलर बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करना होता है, PDF फाइल तैयार करना होता है, जिसमें वो इंक्लूड होते हैं कि वो महीने में कितने क्लास हुआ, बच्चा कितना परसेंटेज ऑफ होमवर्क किया, और बच्चा जो टीचर्स टेस्ट लिए उसमें कितना मार्क्स आया और क्या सिलेबस कंप्लीट हुआ। और एक ऑनलाइन एग्जाम होता है सर उड़ान की तरफ। हाँ, ऑनलाइन हर बच्चे को जाता है, बच्चे के पेरेंट्स को जाता है लिंक। हर एक महीने हुआ, टीचर्स को भी जाता है, पेरेंट्स को भी जाता है। तो हम लोग आप लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको कंडक्ट कराइए। जी सर। ठीक है, तो ये हुआ। उसके बाद रिपोर्ट कार्ड भेजना होता है। 5 तारीख तक आपको ये सब सारा जो फॉर्मेलिटीज है वो सबमिट कर देना होता है। उसके बाद 5 तारीख से 10 तारीख के बीच में आप कभी भी आके अपना पेमेंट आके रिसीव कर सकते हैं। ऑनलाइन ले सकते हैं या तो कैश ले सकते हैं। सिस्टम यही है सर जो हम आपको बोले अभी। जी सर, वही सिस्टम। तो इसमें एक चीज़ है कि इसमें कोई झंझट नहीं है कि कहाँ से पेमेंट मिलना है, नहीं है। नहीं, अच्छा लगा ये सबसे अच्छा है कि हाँ कि ऑफिस में आ जाना, आप पेमेंट लेके चले जाना, या फिर नहीं आ पाएंगे तो सर भेज देते हैं, आप तो भेज ही देते हैं। और मैक्सिमम यही करते हैं कि 90% जो होता है हम लोग का ट्यूशन फी ऑनलाइन ही जाता है। लगभग तो 10% जो कोई टीचर, जैसे अभी भी बहुत सारे टीचर हैं जो UPID या तो नहीं चलाते हैं, वो भी आज भी मतलब थोड़े पुराने तरीके से पेमेंट लेना पसंद करते हैं, तो उनके लिए पुराने तरीके से कैश दिया जाता है। और जो टीचर हैं जो अपना ऑलरेडी UPID अपना बना के रखे हैं, अपना गूगल जो सिस्टम है, जो भी एक पेमेंट सिस्टम है, बहुत सारा गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, जितने भी सिस्टम हैं, तो जो लोग जितने हैं जो पुराने टीचर्स होते हैं, लाइक जो हमारे सिस्टम में सर ऐसे भी टीचर हैं जो 50-60 ईयर्स के भी हैं। हाँ। तो उन लोग थोड़े ओल्ड जनरेशन के हो गए, तो उन लोग ये सब नहीं लेते हैं पेमेंट, मतलब गूगल पे, फोन पे उतना झंझट नहीं लेते हैं। अच्छा। तो उन लोग कैश ही आके ले जाते हैं। लेकिन और बहुत सारे जो न्यू पीढ़ी हैं, जो न्यू जनरेशन के लोग हैं, उन लोग तो सब चलाते हैं तो ले लेते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं कि किसी का अकाउंट नहीं होता है अपना, तो फिर वो पेरेंट्स के नंबर पे ले लेते हैं। इस तरह का तरीका है देने का। मतलब किसी भी तरीके में हम हर एक टीचर को बोल के रखे हैं कि भाई आप पेमेंट 5 से 10 तारीख के बीच में किसी भी हाल में ले जाइए। क्या सर ये सही बोल रहे हैं? हाँ सही है ना। बहुत बार हमने टीचर को ऐसे भी होते हैं, जैसे अनुसार पुराने हैं, ये बोलते हैं कि नहीं सर पैसा आपके पास पड़े रहे या मेरे पास बात एक ही हुआ। फिर भी इनको मैं ये बोलता हूँ कि सर नहीं, ऐसा मत कीजिए, मेरे पास भी पैसा रहेगा तो मेरे को देना ही है। तो ये मेरे पर एक भार जैसा हुआ, बर्डन रहता है, बर्डन टाइप का हुआ। इसीलिए हम हर एक टीचर को बोलते हैं कि ठीक है आप कितने भी पुराने हैं, लेकिन आप पेमेंट अपना आके ले चले जाइए, सो दैट कि आई एम फ्री फ्रॉम दैट पेइंग ट्यूशन फी फ्रॉम माई साइड। मैं भी चाहता हूँ कि भाई 10, 11, 12 तक अपने तरफ से फ्री हो जाऊँ, ताकि हमको कोई टीचर्स फोन नहीं करे कि पेमेंट बाकी। और और एक इथिक्स के रूप में भी देखिए, प्रोफेशनलिज्म के रूप में भी देखिए कि कोई टीचर ट्यूशन पढ़ा रहा है तो वो नीड है उनको मनी का, इसीलिए वो पढ़ा रहा है, तो उनको टाइमली तो जाना ही चाहिए सैलरी। तो इसीलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि दे दें। और फिर भी कोई टीचर है जो 8 साल 10 साल पुराने हैं, तो उनको जब लगता है भाई बोल भी दिए सर आ जाइए, लेकिन उन लोग अपने तरीके से आते हैं, तो जब आते हैं अपना पेमेंट ले लेते हैं। लेकिन सारे टीचर से ही रिक्वेस्ट होता है कि आप लोग ले लीजिए। सर ऐसा कोई सजेशन आप उड़ान को देना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत पुराने टीचर हैं हमारे? और अनु सर के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ये काफ़ी ईमानदार व्यक्ति हैं। आज तक जहाँ भी पढ़ाए अच्छे से पढ़ाए, काफ़ी पंचुअल हैं, कभी पेरेंट्स से शिकायत नहीं आता है इनका। काफ़ी ऐसे टीचर्स होते हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा कंप्लेन आता है, तो फिर उन टीचर्स के साथ हम काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अगर कंप्लेन बहुत ज़्यादा किसी टीचर का आ रहा है तो बेहतर है कि संस्था को सही से चलाना है और सिस्टम को सही से रन करना है, तो उस टीचर के साथ हम काम नहीं कर पाते हैं, उनको सॉरी बोलना होता है। लेकिन कुछ टीचर हैं उड़ान में जो काफ़ी पुराने हैं, 8 साल 10 साल, इससे भी पुराने टीचर्स हैं। अनु सर जो 2016 ज्वाइन किए थे, इनके पहले भी हैं बहुत सारे टीचर ज्वाइन किए हैं, तो उनका भी इंटरव्यू आपको कभी ना कभी मिलेगा ही, जब फुर्सत उनको मिलेगी और मेरे को मिलेगा, क्योंकि ऑफिस में भी काफ़ी सारा काम होता है। टीचर का इंटरव्यू करना होता है, क्वेश्चन पेपर सब भी देखना होता है, बच्चों का सैम्पल पेपर बनता है उसका भी देखना होता है, काफ़ी सारा काम हो जाता है ऑफिस में। टीचर्स का सिलेक्शन करना होता है, इंटरव्यू होता है, टीचर को भेजना होता है, पेरेंट्स को सही समय पे अच्छे टीचर भेजना होता है, तो काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है। लेकिन जैसे हम लोगों को समय मिलता है, हम लोग टीचर्स का इंटरव्यू करते रहते हैं और वो आपके तक पहुंचता है, ताकि आप जानें कि उड़ान कैसे काम करता है। और जो नए शिक्षक हैं, जो नए टीचर हैं, जो उड़ान से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। अनु सर जब आप जुड़े थे तो किसी तरह का रजिस्ट्रेशन फी आपसे लिया गया था? नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस जब से ये संस्था शुरू हुई 2009 से अभी तक किसी भी टीचर से हम लोग किसी तरह का रजिस्ट्रेशन अमाउंट नहीं रखे हैं। तो हम लोग आज तक किसी भी टीचर से 1 रुपये का रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेते हैं।
हम लोग का है कि आप ज्वाइन फ्री में कीजिए, बस आपके पास टैलेंट होना चाहिए, आपके पास पढ़ाने का कैपेबिलिटीज़ होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, स्किल होना चाहिए। तो मैं ही बता रहा था कि काफ़ी पंचुअल टीचर हैं अनुज सर, ईमानदार व्यक्ति हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, आपको बताई हैं। बीटेक किया, उसके बाद फिर एमबीए किए, फिर इन्होंने कंपनी, फाइनेंस कंपनी में काम भी किया। उसके बाद अभी ये ट्यूशन शुरू से ही ले रहे हैं और अभी इनका अपना गवर्नमेंट जॉब्स का तैयारी भी चल रहा है। बीच में आप स्कूल भी ज्वाइन किए थे सर टीचिंग के लिए? जी सर, सोचा था लेकिन फिर टाइम नहीं मिला, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था तैयारी में। फिर आपने छोड़ दिया? हाँ, कुछ महीने पढ़ाया? कुछ महीना मैंने पढ़ाया हुआ है। हाँ, कुछ महीने जिन्होंने अच्छे स्कूल में भी पढ़ाए, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। टाइम मैनेज नहीं होने के कारण फिर इन्होंने, क्योंकि इनको तैयारी भी करना था, ट्यूशन्स भी हैं, तो ये बेहतर रास्ता चुने कि भाई अपना तैयारी भी करना है और अपना ट्यूशन्स भी पढ़ाना है। सर कोई चीज़ ऐसा सजेशन आप उड़ान को देना चाहेंगे जो उड़ान का भविष्य के लिए बेहतर हो और बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर है, जो अभी तक उड़ान में इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? कुछ ऐसा चीज़ आप जोड़ना चाहेंगे? ये सर ये ठीक ही है, अभी तो कुछ खास ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है, बस ये चलते रहे रेगुलर वे में। जो ऑनेस्टी सबसे बड़ा बात है सर, ऑनेस्टी होना चाहिए, ऑनेस्टी है तो सब कुछ सही चलेगा। अभी ये आपको पूरा लगता है यहाँ पे है? टीचर का ट्रस्ट होना चाहिए और ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंचुअल, यही सब होना चाहिए। और अभी आप कुछ ऐसा सजेशन देने के मूड में नहीं है, ऐसा आपको नहीं लगता है कि इसमें कुछ ऐड करने का जरूरत? जी जी सर। चलिए ठीक है, आपसे प्लस पॉइंट भी पूछ लिया, ऐसा कुछ कमी है हमारे संस्था में या तो हम ऐसा कुछ स्टेप्स या सजेशन जो हमारे उड़ान को आगे ले जा सकता है तो ये बेहतर होगा। जो उड़ान का मैनेजमेंट या स्टाफ या जो इनके रिप्रेजेंटेटिव हुए वो टीचर्स को कितना हेल्प कर पाते हैं या तो काफ़ी ज़्यादा उनके कामों में इंटरफेयर है, क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है, अपना अनुभव बताइए। नहीं के बराबर है सर, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, ना ही कभी कॉल आता है। कोई सिस्टम इस तरह से नहीं है कि कोई आपको इंटरफेयर किया जा रहा है? नहीं, कोई नहीं। ओवर प्रेशर बनाया जाता है? कोई नहीं। इस तरह का कोई प्रेशर फील नहीं करता है उड़ान में काम? नहीं सर, मैम का एक बार कॉल आएगा कि स्लिप भेज दीजिए। अच्छा, पेमेंट मतलब जैसे होता है कि जैसे लोग जब प्राइवेटली काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, काफी ज्यादा प्रेशर होता है। नहीं, तो इस तरह उड़ान से आपको कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि काफी ज्यादा प्रेशर बनाया जाता है मैनेजमेंट तरफ से? नहीं सर, कभी नहीं। आप आराम से काम करते हैं? आराम से। अच्छा। कोई भी ट्यूशन है तो मैनेज करके जाता हूँ पहले हाँ, से ही। कोई इशू नहीं रहता है कि आपने फिर फ़ोन कर रहा हो कि सर क्यों नहीं जा रहे हैं वहाँ पढ़ाने, तो सर पहले ही पढ़ा दिया हुआ रहता, बच्चे को बताया हुआ रहता कि सर मेरा एग्जाम है तो अभी 3-4 अच्छा, दिन। मतलब सर अगर आपको कहीं निकलना होता है 2-3 दिनों के लिए, आउट ऑफ स्टेशन जाना है या तो कोई एग्जाम है, हाँ, तो आप पहले से उसका सिलेबस का पढ़ा के जाते हैं या फिर बोल के जाते हैं कि बाद में पढ़ा देंगे, ना कि वो फिर आपको फ़ोन करे कि सर नहीं आ रहे हैं। इतना चीज़ों को आप मैनेज कर लेते हैं वहाँ पे, मुझे ये अच्छा नहीं लगता मैनेजमेंट को फोन नहीं जाए, है ना? ये चीज़ आप कोशिश करते हैं। सर चूँकि मार्केट में बहुत सारे एजेंसी हैं जो होम ट्यूशन के नाम से चल रहे हैं, बहुत लोग अच्छे भी काम करते हैं, बहुत लोग अच्छे नहीं भी काम करते हैं। पर्टिकुलरली किसी का अच्छा और ख़राब हम नहीं बोल रहे हैं। जो चीज़ हम करते हैं हम आपसे राय ले रहे हैं और जो आप अपना अनुभव बता रहे हैं। तो हम भी यही उम्मीद करते हैं सर अपने तरफ से कि उड़ान अगर एक काम कर रहा है, एक रांची और दूसरे सिटीज़ में भी उड़ान काम कर रहा है, तो एक तरीके से काम हो, बढ़िया से काम हो, प्रोफेशनलिज्म उसमें दिखे और कभी भी किसी भी तरह से पेरेंट्स को परेशानी नहीं हो, स्टूडेंट को परेशानी नहीं हो, टीचर्स को परेशानी नहीं हो। मैं खुद नहीं चाहता किसी टीचर्स का फी, उनका जो पेमेंट है वो डिले हो, टाइमली पेमेंट उनको हो जाना चाहिए, मेरे तरफ से पूरा कोशिश रहता है। और आज तक किसी भी टीचर्स का 1 रुपये तक, मैं बोलता हूँ अपने, अब जो मेरा साइन बोर्ड है यहाँ पे देखते होंगे ऑफिस में एक बोर्ड लगा हुआ, उसमें लिखा हुआ है कि उड़ान, अगर आपको आज भी लगता है किसी भी टीचर्स को, ये वीडियो पब्लिक होगा, किसी भी टीचर्स को आज भी लगता है कि मेरा 1 रुपया भी अगर उड़ान के पास बकाया रह गया है, बाकी रह गया है, तो आप कभी भी, उड़ान का ऑफिस हमेशा खुला रहता है, आप आइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कभी आपका पैसा कुछ यहाँ रह गया या तो आपको नहीं दिया गया है, तो आप कभी भी, जो ऑफिस का टाइम है, आप कभी भी आके पेमेंट ले सकते हैं। और लास्टली अनुज सर से बात कर लेते हैं कि अनुज सर, और टीचर को, और भी टीचर को आप यहाँ उड़ान ही क्यों ज्वाइन करने कहेंगे, दूसरे एजेंसी क्यों नहीं जाना बोलेंगे? सर दूसरे एजेंसी का उससे मुझे पता भी नहीं है क्या है, लेकिन मैं तो यहाँ से पढ़ा ही रहा हूँ और मुझे पता है यहाँ कुछ होने वाला भी नहीं और अच्छा ही होगा, बुरा कुछ होने वाला नहीं है। उसे अच्छा ट्यूशन ही मिलेगा, टाइम टू टाइम पेमेंट भी मिलेगा, ना कि वो हमको फ़ोन करे अगला कि कहाँ भेज दिए सर कि मुझे पैसा में दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ तो मुझे पता ही है कि पैसा मिल जाना है टाइम पर, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो एडवांस भी मिल जाएगा किसी तरह। अच्छा, किसी कभी आपको एडवांस भी मिला है क्या? जी सर, मुझे मिला है, आपसे ही मिला है। अच्छा, कभी ज़रूरत पड़ा तो आपको एडवांस में पैसा मिला उड़ान? जी। अच्छा, चलिए होता है कभी कभी, हमें किसी टीचर पे इतना विश्वास हो जाता है कि भाई
इनको एडवांस देने में हमको कोई रिस्क नहीं है तो हम दे भी देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी हुआ कि इसका गलत फ़ायदा भी लोग उठाते हैं कि किसी कारण अगर वो इमरजेंसी करके मेरे से पैसा ले भी लिए, मेडिकल इशू करके ऐसा करके, और फिर वो अगर हमारे साथ गलत करते हैं तो कभी बुरा लगता है। लेकिन चलिए, लोग अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं बाज़ार में, मार्केट में, और इस दुनिया में भी अच्छे लोग ज़्यादा हैं, इसीलिए शायद ये दुनिया इतना सुव्यवस्थित ढंग से चल रहा है। और जब कभी किसी को ज़रूरत होता है तो जो मदद हो पाता है वो मैं करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि करते हैं कि उनका मदद हो जाए। और ऐसे तो हम लोग कोई डिले होता नहीं है पेमेंट का, टाइमली पेमेंट कर देते हैं। लेकिन फिर भी कभी किसी को इमरजेंसी होता है तो कोशिश करते हैं कि जितना मदद हो पाए होता है। तो अनु सर, आपसे बात करके अच्छा लगा, और आपके उज्जवल भविष्य के लिए एक कामना है कि आप जो जिस लक्ष्य को लेकर चले हैं उसको पूरा कीजिए जी सर। और आपका फ्यूचर ब्राइट हो। जैसे आप ईमानदार हैं, अच्छे हैं, नॉलेजेबल व्यक्ति हैं, तो आज या कल आपकी कहीं ना कहीं जॉब हो ही जाएगी। इन शब्दों के साथ और इस उज्जवल भविष्य के साथ हम लोग ये एक जो शॉर्ट इंटरव्यू था वो हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, थैंक यू।